नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आरपीसी ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रिट का एग्ज़ाम आपके जल्द ही आयोजित होने वाला है। मे बी सितंबर में ज़्यादा चांसेस इस एग्ज़ाम के आयोजित होने के, अगस्त लास्ट सितंबर तक आयोजित हो सकता है। और दोस्तों, जो रिट का में जो आपके जो एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं, उनके जो जीके पूछा जाता है लेवल 2 में, उन स्टूडेंट के लिए आरबीएस ने अपने सिलेबस में मेंशन किया कि उनके लिए जीके को आधार बनाया जाएगा। वो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 2019-20 सेशन की जो बुक्स है उनको आधार बनाया जाएगा। तो इसके तहत हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है आरबीएससी जीके वैक्सीन सीरीज फॉर रिट। इसके तहत हम, जैसे वैक्सीन की डोज लगती है तो हम भी आपको रोजाना रोजाना या फिर कुछ एक निश्चित समय अंतराल पर आपको कुछ वैक्सीन की डोज देंगे। इसके तहत आपको छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें आपको कुछ टॉपिक, जो स्पेसिफिक टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के, वो कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसके तहत आज हम वैक्सीन की डोज लेने वाले हैं, उस डोज का नाम है मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। ये आपकी कक्षा 6 का 19वां चैप्टर है। दोस्तों, तो पहला सवाल जो है वो है कि मौर्य काल का जो शासन काल है उसकी जो समय अवधि है वो समय अवधि क्या रही। तो दोस्तों, जो ये समय अवधि रही है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, यानी 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, यानी कि पूरा जो मौर्य काल लगभग चला वो 150 से 200 साल उसकी टाइम पीरियड रही। दूसरा सवाल है कि मौर्य साम्राज्य के स्थान में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया। तो आप सभी को पता है कि चाणक्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, तीसरा सवाल, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय किस राजा का शासन था। तो घनानंद का शासन था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के, पराजित करके मौर्य शासन की स्थापना की। अगला सवाल, आचार्य चाणक्य कहाँ पर अध्यापन कार्य करवाते थे। तो वैसे तो वो थे तो आप कह सकते हैं पटना के, लेकिन जो अध्यापन कार्य करवाते थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करवाते थे। पांचवा सवाल है कि उनकी प्रसिद्ध रचना तो अर्थशास्त्र है। अब आप सोचें बहुत सिंपल सवाल क्यों है। ये सवाल सिंपल नहीं है, इसमें भी आप सवाल देखेंगे कुछ सवाल बहुत ही एकदम से नए आ जाएंगे। ये राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के फैक्ट है, तो उसी से मैं कवर कर रहा हूँ। अगला सवाल है कि चाणक्य को अन्य नाम कौटिल्य मैंने बता चुका हूँ। सातवां सवाल है कि सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को चंद्रगुप्त ने बुरी तरह पराजित किया था। तो सिकंदर का जो उत्तराधिकारी था सेल्यूकस, उसको बुरी तरह पराजित किया था। और कहा तो ये भी जाता, उसकी बेटी थी हेलेना, उससे चंद्रगुप्त ने शादी भी की थी। और वहाँ से सेल्यूकस का एक राजदूत भेजा गया था जिसका नाम था मेगस्थनीज, और वो मगध में आया था और उसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था इंडिका। अब आते हैं 10वें सवाल पर, क्योंकि 8-9 हम कवर कर चुके हैं। चंद्रगुप्त के जीवन में अंतिम समय ने अपना गुरु किससे बनाया। तो चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था, और जैन धर्म के एक कह सकते हैं आप महात्मा थे भद्रबाहु, तो उनको अपना गुरु मान लिया। और श्रवण बेल गोला, जो कि दक्षिण भारत में, वहाँ जाके चंद्रगुप्त ने समाधि ले ली। 11 सवाल पे आते हैं, किस मौर्य शासक को अमित घात कहा जाता है। अमित घात कहा जाता है बिंदुसार को कहा जाता है। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला सवाल, सम्राट अशोक का अभिलेखों में क्या कहा गया है। तो देवा नाम प्रियदर्शी, उनको कहा गया। देवों के भी जो प्रिय हैं और दिखने में जो सुंदर हैं, देवा नाम प्रियदर्शी, उनको कहा गया है। ठीक है, और जो जेम्स पिसेप है, उन्होंने 1838 में देवानाम प्रियदर्शी का संबंध जोड़ा था अशोक से। अशोक मौर्य सम्राट कब बना। तो वो 269 ईस्वी, यानी ईसा पूर्व 269 ईसा पूर्व जो है वो मौर्य शासक बना, सम्राट बना मगध साम्राज्य का। 14 सवाल, किस युद्ध के नरसार ने अशोक हृदय परिवर्तन किया। तो कलिंग युद्ध ने किया था। कलिंग वर्तमान उड़ीसा में आता है और इसकी राजधानी तोसली थी, जो बाद में मगध साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण आप जो केंद्र हैं बन के उभरे थे। अशोक के अभिलेख किस भाषा में अधिकांश मिलते हैं। तो प्राकृत भाषा में मिलते हैं। अशोक के समय के अभिलेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि, हालांकि दोनों लिपि मिलती है, ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि मिलती है, जो कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि में से गिनी जाती है। और जो पश्चिमोत्तर यानी अफगानिस्तान वगैरह क्षेत्र से जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वहाँ पे खरोष्टी लिपि हमें देखने को मिलती है। अगला सवाल है 17वां, अशोक की अच्छी शिक्षाएं किस नाम से चर्चित हुई। तो अशोक की अच्छी शिक्षाएं अशोक के धम्म के नाम से प्रचलित हुई। अशोक का धम्म बेसिकली एक नियमावली था। अगला 18वां सवाल है कि बौद्ध धर्म की कौन सी संगोष्ठी सम्राट अशोक के काल में हुई। तो जो बौद्ध धर्म की तृतीय संगोष्ठी थी वो अशोक के काल में हुई और ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। 19वां सवाल ये है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंहल यानी श्रीलंका में, यानी यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल शुरू होते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। सिंहल श्रीलंका में भेजा था महेंद्र एवं संघामित्र, ये आपको हर कोचिंग में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगला सवाल, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यवन देश में किसे भेजा। यवन देश में भेजा महारक्षित को भेजा था यवन देश में। 21वां सवाल, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वनवासी, जिसे आज के टाइम में उत्तरी कनाडा कहा जाता है, वहां पर किसको भेजा। रक्षित को।
यवन देश में भेजा महारक्षित को और उत्तरी कनाडा में भेजा रक्षित को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्वर्ण भूमि मतलब जहाँ सोना अधिक होता है, जिसे पेरू का जो वर्तमान में है, ठीक है, यहाँ पेंगू लिखा है लेकिन मुझे लगता है पेरू होगा, तो वहाँ पे उन्होंने भेजा सोन और उत्तरा को भेजा। वहाँ पे सोन और उत्तरा को कहाँ भेजा? पेरू भेजा। स्वर्ण भूमि है तो सोन को भेजा, ऐसे याद कर सकते हैं। 23वां सवाल, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य किसका रहा? तो कुषाण काल रहा, क्योंकि हम इसमें मौर्य काल तो और गुप्त काल भी पढ़ेंगे तो आ जाता है। प्रथम कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था, ठीक है, तो ये कुषाण वंश में इतना ही दिया हुआ है कक्षा 6 की आरबीसी किताब में। अगला सवाल 25वां, गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक। स्थापना तो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन प्रथम प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ कर उसकी स्मृति में अश्व चित्रित सिक्के चलाए? समुद्रगुप्त। एग्जाम में कैसे दे सकते हैं? अश्वमेध यज्ञ को गायब कर देंगे, सीधे कह देंगे किस गुप्त शासक ने अश्व चित्रित सिक्के चलाए थे सर्वप्रथम? तो समुद्रगुप्त ने चलाए थे, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हालांकि नेपोलियन को कहा जाना चाहिए यूरोप का समुद्रगुप्त। अश्वमेध यज्ञ। 27वां सवाल कि प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो जो प्रशस्ति है उसका रचयिता था हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त जो है सम्राट का मंत्री व लेखक था। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? हरिसेन। किस गुप्त शासक को वीणा वादन का शौक था? तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाने में काफ़ी शौक था। इवन समुद्रगुप्त ने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं। अगला सवाल है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। 30वां सवाल, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस अपने समकालीन विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया था? आक्रमणकारियों एक पूरी जाति को, तो शक जाति को उन्होंने पराजित किया था। 31वां सवाल, किसने अपने विजय अभियानों के बाद कैलेंडर चलाए? तो विक्रमादित्य ने चलाए थे। इसी के उन्हीं के नाम पे विक्रम संवत चलता है। अब देखिए 32वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 32वां सवाल है कि विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न कौन थे? अब हमें 9 रत्नों के नाम आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में निम्न में से कौन सा नवरत्न नहीं था? तो नहीं में तब हमें सभी आने चाहिए। तो महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। धन्वंतरी थे, सपणक थे, अमर सिंह थे, शंकु था, वेताल भट्ट था, घटक कपर था, वरहा में जो गणितज्ञ था वो था, वर रुचि था। कुल मिला के 9 हो जाते हैं। महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, चिकित्सा विज्ञान सपनाक, अमर सिंह जो वीर था, शंकु, वेताल भट्ट। वेताल को ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई चंद्रगुप्त की वो कहानी चलती है ना विक्रम वेताल वाली, वहाँ से याद कर सकते हैं। 33वां सवाल, कौन सा चीनी यात्री विक्रमादित्य के काल में आया? तो फायान आया था। हर्षवर्धन के समय हैंसवांग आया था, विक्रमादित्य के समय फायान आया था। 34वां सवाल, भारतीय इतिहास काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो सबको पता है गुप्त वंश का शासनकाल। दोस्तों ये आरबीसी जी का जो वैक्सीन का पहला डोज है हमने कवर किया। होपफुली आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहा होगा। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।